अब फंडामेंटल एक्सपर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं आपके लिए दिवाली पर एक विशेष आयोजन की, और वो है ये दिवाली उम्मीदों वाली। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं राहुल अरोरा साहब, निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ। करते हैं उनका स्वागत। राहुल जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को और दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। बस त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है, तो हमने कहा एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, तो राहुल जी से बढ़िया कौन होगा जिनके साथ शुरुआत की जाए, क्योंकि ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आपकी इतनी गहरी पकड़ है और पूरा का पूरा एक्शन वहीं पर होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए वहीं से मैं करता हूं शुरुआत। क्या वाकई में इस दिवाली पर आपको इकोनॉमी में रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं? एफएमसीजी, कंजम्पशन, जो आपका फेवरेट सेक्टर है, सब कुछ एक्शन वहीं हो रहा है राहुल जी? गुड मॉर्निंग अनिल जी, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी समय से के बाद आपसे बात हो रही है। आई होप आप स्वस्थ हैं, आपकी टीम, आपके परिवार में, और जी, दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार एब्सोल्युटली। और आपकी पूरी टीम को। अनिल जी, ये तो इसमें तो दो राहें या कोई संदेह नहीं है कि इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे आ रही है। आज सुबह ही हमने एक मैक्रोमीटर निकाला था, उस पे भी जो मोटा मोटी मेन जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो ठीक ठाक हैं। आईआईपी के नंबर्स भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव पे आ ही रहे हैं, -0.8 था। सीमेंट में काफ़ी हद तक तेज़ी है। काफ़ी लोगों से आप बात करेंगे रियल एस्टेट में, वो कहेंगे कि रियल एस्टेट रजिस्ट्रेशंस काफ़ी बढ़ चुके हैं। टू व्हीलर सेल्स हीरो का देख लीजिए एट द हाईएस्ट। ऑटो सेल्स नंबर्स भी कुछ बहुत ठीक ठाक आ रहे हैं। आईटी ठीक ठाक कर रही है। फार्मा के नंबर्स तो बहुत तेज़ी में हैं ही। आई थिंक ये जो रूरल की थीम हम काफ़ी समय से बात कर रहे थे अनिल जी, अभी जो बरसात हाल ही में ख़त्म हुई है, इसका आई थिंक अभी लाभ आपको अगले 6-8 महीने में देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा सेक्टर रोटेशन हो सकता है, क्योंकि आईटी, फार्मा वगैरह में इतना पैसा बन गया है ऑटोज़ में, तो हो सकता है कि वहाँ से थोड़ा पैसा निकल के बैंकिंग और एफएमसीजी में आ जाए। बैंकिंग में आप देख रहे हैं अनिल जी, ऑलरेडी काफ़ी हद तक तेज़ी चालू हो गई है। अगर हम कभी भी चर्चा कर रहे होते और हम कहते कि रिलायंस 9-10% नीचे है, हम इंट्यूटिवली सोचते कि निफ्टी 100-150 पॉइंट नीचे है, लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। बाजार ग्रीन में बंद हुआ, बजाय रिलायंस काफ़ी बड़ा नॉक देते हुए, और वो बैंकिंग से सपोर्ट आया। तो आई थिंक एक थोड़ी सी सेक्टर चर्निंग आ जाएगी एनर्जी, लेकिन मुझे लगता है कि सारे जो आंकड़े हैं इकोनॉमी के, वो पॉजिटिव तरीके हमें बेसिकली पॉजिटिव दिशा में लेके जा रहे हैं। अर्निंग्स विल फॉलो, और Q2 के अर्निंग्स आपने देखे होंगे एनर्जी, बाय एंड लार्ज एवरीथिंग हैज बीटन एक्सपेक्टेशंस। तो दिवाली में जाते आई थिंक मूड अच्छा होना चाहिए, और मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर मार्च एंड से पहले 31 मार्च, 6 महीने, 5 महीने रह गए हैं, कि 13,000 का भी एक निफ्टी आ जाए। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, अंडरलाइन, बोल्ड, इन्वर्टेड कोमाज में एक बार फिर से राहुल जी, 31 मार्च 2021 तक 13,000 निफ्टी, सही सुना है ना मैंने सर? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत ही बुलिश, और मैं आपको बता दूं कि राहुल जी की सेक्टर्स और स्टॉक्स पर तो गहरी पकड़ और ग्रिप है ही, लेकिन इंडेक्स पर भी जब जब भी मैंने मार्केट के डायरेक्शन पर बात की, तब उनकी मार्केट की डायरेक्शन भी बहुत गजब की पकड़ वाली रहती है। और मेरा अगला सवाल यही होने वाला था, लेकिन उससे पहले आपने जवाब दे दिया। तो 13,000 31 मार्च तक आने की संभावना, इस साल के अंत में, इस वित्त वर्ष के अंत तक, 31 मार्च 2021 तक, इस वित्त वर्ष के अंत तक 13,000 तक निफ्टी का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। अच्छा, फिर ऐसे में दूसरा सवाल ये मेरा है कि जो कल हमने देखा वैसा ही होगा मार्च तक की लीडरशिप बैंक निफ्टी से आएगी, या बैंक निफ्टी के अलावा भी बाकी सारे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को लीड कर सकते हैं? लीडरशिप कहां से आने की संभावना आपको दिखती है? देखिए अनिल जी, मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान लीवर ने 10 साल तक कुछ नहीं किया था, और फिर वहाँ से ब्रेकआउट होके मल्टी बैगर बन गया था। रिलायंस ने भी कुछ 10 साल तक कुछ नहीं किया था, और जब ब्रेकआउट हुआ था तो मल्टी बैगर हो गया था। मुझे लगता है कि जो अब हमने अभी आईटी और फार्मा में देखा है अनिल जी, ये बहुत सालों के बाद एक ब्रेकआउट आया है, स्पेशली इन फार्मा। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो तेज़ी आई है, क्योंकि इतनी जल्दी आ चुकी है पिछले 4-6 महीने में, लोगों को लगता है कि इट्स डन। पर मुझे लगता है कि ये एक मल्टी ईयर बुल रन हो सकता है, जैसे हमने लीवर और रिलायंस में देखा था। एंड आई थिंक पीपल में एक्चुअली बी सरप्राइज्ड कि किस हद तक फार्मा आपको यहाँ से भी रिटर्न दे सकते हैं। तो आई थिंक फार्मा में तो मैं, अगर आप
इन्वेस्टेड हैं तो मैं कहूँगा कि रहिए। अनिल जी, आपको याद होगा कि पिछले 3-4 महीने में ऑलमोस्ट ऑन अ वीकली बेसिस कुछ ना कुछ बैंकिंग सेक्टर पे नए रेगुलेशंस आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो रिजल्ट्स आए हैं ये सेकंड क्वार्टर में, वो काफ़ी उम्मीद देते हैं। हालाँकि आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि मॉरेटोरियम था, काफ़ी कम हो गया, रीस्ट्रक्चरिंग अलाउड थी। लेकिन ज़्यादातर बैंक्स अगर आप देखें उन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उनको आरबीआई ने डिस्पेंसेशन दी है तो उस वजह से पूरी एसेट क्वालिटी रिफ्लेक्ट नहीं की है। प्रोविजनिंग में ये सारे आ गए हैं, मोस्ट ऑफ द बैंक्स हैव ओवर प्रोवाइडेड, उसके बावजूद दे हैव बीटन एस्टिमेट्स। एचडीएफसी लिमिटेड को ही देख लीजिए, कल 7-8% ऊपर था, सिटी यूनियन बैंक के उदाहरण, आईसीआईसीआई वगैरह। और अगर मेरा अनुमान सही गया अनिल जी, और अगर ये दिवाली वाकई अच्छी गई, मैं टीवी पे देखता रहता हूँ जो सीईओज आते रहते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट, विजय सेल्स, क्रोमा के, वो भयंकर सेल्स की बात कर रहे हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा लाभ किसका होगा अनिल जी? आप जब इन यहाँ से खरीदते हैं तो बजाज फाइनेंस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट नेम जो आप यूज़ करते हैं, या शायद आप कैपिटल फर्स्ट यूज़ करते हैं, या किसी हद तक एचडीएफसी बैंक। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग, फार्मा, और जैसे मैंने आपको बताया कि जो अभी हमने मॉनसून देखी है, जो हाल ही में ख़त्म हुई है, इसका लाभ जो मुझे लगता है किसानों को होगा, जो नरेगा पेमेंट गई है, जो स्टिमुलस पैकेज प्रधानमंत्री की तरफ से गए हैं, इन सब का लाभ मुझे लगता है अगले 6-8 महीने में होगा। और मुझे लगता है कि जो एफएमसीजी सेक्टर पिछले 6 महीने से प्रीटी मच मरा पड़ा था, कुछ किया नहीं है, लीवर 6 महीने से वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि इसमें एक बार फिर से रुझान आ सकती है। इसमें मुझे लगता है कि आईटी से थोड़ा पैसा निकल के शायद एफएमसीजी की तरफ जाए, और बाकी के 2 सेक्टर्स जैसे मैंने आपको कहा, बैंकिंग और फार्मा, मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में, जो अगर मेरा कॉल सही गया 13,000 की तरफ, तो ये 3 सेक्टर्स सबसे आगे होंगे निफ्टी को उस दिशा में लेके जाने के लिए। वंडरफुल। जैसे आपने कहा कि लीवर इतने समय से मरा पड़ा था, लीवर चल सकता है, उसके बाद आईटी आपने बोला। आईटी, मुझे लगा आईटी बोलते बोलते आप सी भी आगे लगाएंगे, आईटी सी भी बोल ही देंगे। आईटीसी कब चलेगा, ये सवाल है मेरा। अनिल जी, आज ऐसा कोई दिन जाता नहीं है कि आप व्हाट्सएप चेक करें और आईटीसी पे कोई कोई चुटकुला नहीं सुनने को मिलता है। देखिए अनिल जी, एक हैरानी है, क्योंकि कंपनी काबिले तारीफ है, बहुत ही गजब की कंपनी है। लेकिन मैं आपको 2 या 3 चीज़ें देता हूँ जो मुझे आईटीसी से लगता है कि उसको री-रेट कर सकता है, और यही उनके प्रॉब्लम है। अनिल जी, इनके पास 25,000 करोड़ पड़े हैं उनके बैलेंस शीट पे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और आप उनके रिटर्न रेशियोज़ देखिए, वो मिड 20s में हैं। बहुत कम ऐसी एफएमसीजी कंपनीज होंगी जिनके रिटर्न रेशियोज़ मिड 20s में होंगे। अगर ये अपना डिविडेंड पे आउट 90-95% कर देते हैं, तो इनका आरओई ऑटोमैटिकली बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ जी, हालाँकि मैनेजमेंट कह रही है कि वो टोबैको में अपना रेवेन्यू आगे जाके कम करना चाहती है अदर एफएमसीजी से ज़्यादा। लेकिन पॉइंट आज भी है अनिल जी कि करीबन 80 से 85% की जो प्रॉफिटेबिलिटी है आईटीसी की, वो टोबैको से ही आती है। मुझे लगता है कि आईटीसी को एक बहुत ही बड़ा एक्विजिशन करना पड़ेगा अनिल जी, और मैं जब बड़ा कह रहा हूँ, कम से कम 5 से 10 हज़ार करोड़ की कोई एक्विजिशन करनी पड़ेगी, जहां से उनको एक डायरेक्ट बूस्ट मिलेगा, या जो आपकी टोबैको की रेवेन्यू है वो 1 साल में ही काफ़ी कम हो जाएगी, और प्रॉफिटेबिलिटी का, वहाँ से भी मार्केट आपको रिएक्ट कर सकता है। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर गवर्नमेंट के रेवेन्यू फाइनेंसेस बेटर हो जाएँ, और हम टोबैको पे ज़्यादा रेगुलेटरी एंगल्स नहीं देखें, तो वो तीसरा पॉइंट हो सकता है। लेकिन वो तीसरी जो पॉइंट है अनिल जी, वो कंपनी के हाथ में नहीं है। पहले 2 उनके हाथ में है, और वो एक ही चीज़ पे निर्भर है, वो 25,000 करोड़ का जो कैश है। या तो आप, अगर मैं शेयर होल्डर हूँ, या तो आप मुझे 90% डिविडेंड दे दीजिए जैसे हिंदुस्तान लीवर देता है, आपकी आरओई ऊपर चली जाएगी, आपका मार्केट आपको रीरेट कर देगा, या फिर आप एक बड़ा एक्विजिशन कर दीजिए। आप देखिए अनिल जी, लीवर ने जो एक्विजिशन किया है हॉर्लिक्स का, उसको वैसे कोई करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने किया। आई वुड हैव एक्चुअली लाइक टू सी आईटीसी हैव मेड अ बिड फॉर दैट। वो कमाल की चीज़ होती। तो आई थिंक अगर ये हो जाए अनिल जी, मुझे तो लगता है कि आईटीसी, अब मैं जो कह रहा हूँ बहुत रिस्पॉन्सिबली कह रहा हूँ अनिल जी, मुझे लगता है कि आईटीसी यहाँ से डबल हो सकता है, और मैं कह रहा हूँ कि 1 साल में डबल हो जाएगा। अगर ये दोनों चीज़ों में से अगर एक हो गई ना, तो जो तेज़ी आपको आईटीसी में देखने को मिलेगी, वो शायद आपको काफ़ी बाकियों के इंडेक्स स्टॉक में नहीं देखने को मिलेगी। आप एमएनएम का उदाहरण ले लीजिए अनिल जी, एमएनएम कई सालों से मरा पड़ा था, लॉकडाउन में डबल से ज़्यादा हो गया है। लॉकडाउन से पहले कोई एमएनएम की बात नहीं करता था,
ट्रैक्टर्स के कुछ नंबर्स अच्छे आने लगे और शेयर करीबन 125-150% ऊपर चला गया। मुझे लगता है कि ये आईटीसी के साथ भी हो सकता है। एक या दो जिगरा करने वाली चीज़ है एनर्जी, और ये आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं। मुझे श्योर है कि मैनेजमेंट भी ये बात जानता है। इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं कि कब ये हो, और जिस दिन ये होगा एनर्जी, उस दिन हम दोबारा चर्चा करेंगे। आईटीसी कहीं और ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आई एम श्योर, मैं 100% आपके साथ हूँ आईटीसी के मामले में। ये साल 2 साल में डबल हो जाए तो बड़ी बात नहीं है, और कुछ न कुछ ज़रूर इस प्राइस पर बड़ा होगा। अगर ये भाव है तो किसी वजह से है, और ये लंबे समय तक रहने वाला नहीं है। और अगर आप भी मुझे ईमानदारी से पूछें तो दिवाली की एक पिक अगर कोई होनी चाहिए तो वो आईटीसी होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो है मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, वैसे तो आपको सब जानते हैं फिर भी, लेकिन अगर एफएमसीजी सेक्टर पर अगर किसी एक्सपर्ट की सबसे गहरी पकड़ इतने सालों में मैंने देखा है तो वो राहुल हैं। राहुल की ज़बरदस्त पकड़ है और गजब की नॉलेज है और गजब की रिसर्च है। कम से कम पिछले 15 सालों से इस सेक्टर पर जो ग्रिप रखते हैं वो शायद ही किसी की हो। जितने लोगों से मैं इतने लोगों से इंटरेक्ट रोज करता हूँ, लेकिन राहुल इस मामले में सबसे बेस्ट है इसमें, अनडाउटेडली। अच्छा राहुल जी, अब ये बताइए कि इस दिवाली पर इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करना चाहिए? आपकी लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको लगता है कि ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लायक है अभी इस वक्त? अनुज जी, मैं सेफ बेट्स भी दूंगा और रिस्की बेट्स भी दूंगा। आपको दोनों चलेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, डेफिनेटली। और अच्छी तो बात है कि आप साथ में कहकर दे रहे हैं, तो दर्शक अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं कि अगर आपको सेफ रहना है तो कौन से खरीदने हैं, और थोड़ा आपको ज़्यादा रिटर्न और हल्की से रिस्क ज़्यादा लेनी है तो वो भी राहुल जी आपको बताएं सर। जी, तो अनुज जी, मुझे लगता है कि अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आप कर सकते हैं। एचपीबीपी आईओसी, इनके फ्री कैश फ्लो यील्ड कुछ 10 से 15% के बीच में है। डिविडेंड यील्ड इनके 5% से लेकर 7% के हैं। और वैल्यूएशंस आई डोंट थिंक किसी के 7 पी भी है। ये सब 5-6 पी के आसपास आ रहे हैं। ये आपको एफडी से डबल रिटर्न तो दे ही देंगे। आई थिंक ये एक पॉकेट है मार्केट का जो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा कर सकता है। दूसरा अनिल जी, सीमेंट मैं कहूँगा, लार्ज कैप में अल्ट्राटेक, और मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स में अगर आप देखें तो बिरला कॉर्प। आई थिंक क्योंकि जो हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में भी स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन कट के बाद जो बिकवाली हो रही है फ्लैट्स की, तो मैं रियल एस्टेट डायरेक्टली नहीं खरीदूंगा। मैं उस पर प्रॉक्सी करके सीमेंट की खरीदारी करूंगा। तो मुझे लगता है कि वो भी रिलेटिवली एक सेफ बेट है। और इसी थीम से जुड़े अनिल जी, मैं कहूंगा कि आप एचडीएफसी लिमिटेड और कैनफिन होम्स भी देख सकते हैं। तो ये सर सब घर बनाने या घर के फाइनेंसिंग रिलेटेड से हैं। तो वो एक थीम है जो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक बुलिश हूँ। अगर हम ऑटो की बात करें तो मैं यहाँ से भी हीरो मोटोकॉर्प खरीदूंगा। मुझे इसमें इस स्टॉक में बाकायदा कोई वैसी खास दिक्कत नज़र नहीं आती। अब अगर हम थोड़ी रिस्की बात करें अनिल जी, तो मैकडॉनल्ड्स जो कि वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट है, अगर आप वैल्यूएशंस पे देखें तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर आप जुबिलेंट फूड वर्क्स का रन देखें पिछले 5-7 सालों में, मुझे लगता है कि वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में ये रिपीट हो सकता है। मैनेजमेंट कुछ बहुत सारी सही चीज़ें कर रही हैं, चाहे वो प्रोडक्ट इनोवेशन हो, प्रीमियमाइजेशन हो, कैफ़े में जो उनके ग्रॉस मार्जिन्स हैं वो सिस्टम एवरेज से कहीं ज़्यादा हैं, उस पे ज़्यादा थ्रस्ट हो। और मैनेजमेंट अभी काफ़ी हद तक शेयर होल्डर्स के थॉट प्रोसेस से अलाइंड है अनिल जी। और ये स्टॉक आप देखिए, मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है लेकिन 350-400 के बीच में ही होल्ड कर रहा है, एंड इट्स नॉट डन टू बैडली। इनफैक्ट नीचे में आई थिंक कुछ 200-250 के आसपास गया था, वहां से काफ़ी अच्छा रन दिया है वेस्ट लाइफ ने इस लॉकडाउन के पीरियड में। थोड़ा रिस्की है लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफ़ी हद तक हो सकता है। दूसरा एक और रिस्की बेट है, क्योंकि हम ओपनिंग अप की बात कर रहे हैं, वो होगा इंडियन होटल्स अनिल जी। मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे आपके भी और हमारे मित्र जो हैं, हम बात करते हैं, काफ़ी सारे लोग स्टेकेशंस या ड्राइव करके प्रॉपर्टीज़ में जा रहे हैं। ये होटल्स काफ़ी हद तक आपको अच्छे अच्छे डील्स भी दे रहे हैं। और मैंने एक्चुअली चेक कर रहा था दिवाली वीकेंड के लिए भी काफ़ी सारे अच्छे होटल सोल्ड आउट हो चुके हैं। मैं एक्चुअली पॉजिटिवली सरप्राइज था। तो अगेन इस माहौल में आपको लगेगा कि शायद रिस्की बेट है, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट लीडर है, ताज ब्रांड है, अगर रिवाइवल आएगा तो वहां सबसे पहले आएगा। और आखिरी रिस्की स्टॉक मैं आपको दूंगा अनिल जी, जिसकी बैलेंस शीट पे मुझे पूरा यकीन है, वो है आइनॉक्स लेजर। अभी तक थिएटर्स बंबई में नहीं खुले हैं, बाकी सारे कंट्री में मोटा मोटी खुल चुके हैं। लेकिन अगर आप पाइपलाइन देखें, चाहे वो सूर्यवंशी हो, 83 हो, लाल सिंह चड्ढा हो, एक सलमान खान की भी मूवी है, जेम्स बॉन्ड है, टॉप गन है, तो अगले 6 महीने तक पाइपलाइन बहुत जबरदस्त है एनर्जी। तो जिस दिन ये खुला,
मुझे लगता है कि लोग आएंगे, लोग मॉल्स भी जा रहे हैं, लोग होटल्स भी जा रहे हैं। तो अगर मॉल्स और होटल्स जा रहे हैं, वो क्यों मल्टीप्लेक्सेस पे नहीं आएंगे? तो आई थिंक वो तो एक तीसरा नाम है। आइनॉक्स के पास डेट नहीं है। उन्होंने कोई डाइल्यूट नहीं किया। हाल ही में उन्होंने क्यूआईपी का अप्रूवल लिया है, लेकिन बैलेंस शीट बहुत ही कमाल की है। तो ये थोड़े 3 रिस्की बेट्स हैं, वेस्ट लाइफ, आइनॉक्स लेजर और इंडियन होटल्स। लेकिन जो मैंने कुछ पहले नाम लिए थे, वो रिलेटिवली सेफ है। मुझे लगता है कि अगर आप पोर्टफोलियो इनका बना के चले, आफ्टर 1 ईयर यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। 100% बिल्कुल। और जब सलाह आपकी हो, राय आपकी हो, रिसर्च आपकी हो, तो डिसअपॉइंटमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं है। मुझे लगा कि आप है ना सारे एफएमसीजी स्टॉक्स, उनकी ब्रांड्स, उनके नाम ही सब अच्छे से याद रखते हैं, लेकिन फिल्मों के नाम, उनके एक्टर्स, हीरो के साथ भी आपको उतनी मजबूती से याद है जब आप आइनॉक्स लीजर रिकमेंड कर रहे हैं। राहुल जी, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज वक्त निकाला आपने हमारे लिए। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए।